हेलो डियर लर्नर्स। सुपर इंग्लिश कोर्स के 11th क्लास है ये। हालांकि हमारी मॉड्यूल 2 की दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के सीक्रेट्स। देखिए, जब हम सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो टीचर हमें नहीं बताते हैं और जिनके वजह से हम अंग्रेजी को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। यानी हमारी जो मैच्योरिटी है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है अंग्रेजी को लेकर के। तो आज के सेशन को थोड़ा ध्यान से सीखेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं रहने वाला है क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है आज के लिए। तो इसके अलावा आज की क्लास में मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ दूँगा, जिसको फिर आपको अपने नोटबुक में लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देर करते हुए। तो हाँ, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, एक बार के लिए मैं थोड़ा-सा उस पे आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? जैसे हमने पढ़ा वर्ड्स, ठीक है? वर्ड से बाद हम अब पढ़ रहे हैं सेंटेंस। जब वर्ड को आप ग्रुप करेंगे, माने एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास 3 चीज़ें बनेंगी। कौन-कौन? एक तो बनेगा आपका फ्रेज़, दूसरा बनेगा आपका क्लॉज़ और तीसरी चीज़ जो बनेगी वो होगी आपकी सेंटेंस, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में कर रखी है। फिर हमने बताया कि आखिर इन सभी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। वो होते हैं कि देखिए, ये जो क्लॉज और सेंटेंस है, इनमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन हमेशा रहेगा। सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन रहेगा। हमने फाइनाइट वर्ब आपको समझा रखा है कि आखिर फाइनाइट वर्ब होता क्या है, ठीक है? पहचानने के लिए भी मैंने आपको सिखाया कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होते हैं। फ्रेज में ये कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसीलिए वो एक मतलब कंप्लीट जो है ना, स्ट्रक्चर नहीं हो पाता है। तो यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट फ्रेज में नहीं होता है, ठीक है? बाकी क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, कल की क्लास में हमने ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। अगर आपको वापस से समझना है तो उस क्लास को देखिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे हम स्ट्रक्चर कंप्लीट करने की बात करते हैं, जैसे हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है? तो हम उसे कहते हैं भैया कि ये क्लॉज है। तो हमने कहा कि क्लॉज भी 2 तरह के होते हैं, एक तो हो गया डिपेंडेंट और दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट। इसी को हम अलग नाम से जानते हैं, जिसको हम बोल देते हैं सेंटेंस, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेंटेंस। जब हमें सेंटेंस लिखना होता है इंग्लिश में, जब हमें सेंटेंस बनाना होता है, मान लीजिए कि आपको मैं कहूँ कि आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ इंग्रेडिएंट तो लगेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ sentences needs some ingredient, ठीक है? उनको कुछ इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। इंग्रेडिएंट माने क्या होता है? कच्चे माल, यानी रॉ मटेरियल। कच्चे माल या रॉ मटेरियल, ठीक है? अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको खिचड़ी बनानी है, तो आपको चावल वगैरह, दाल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गए चावल दाल, हो गया वो आपका इंग्रेडिएंट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सेंटेंस बना रहे होते हैं तो आपको कुछ इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक बेसिक क्या बात है कि सेंटेंस बनाने के लिए हमको एक चाहिए सब्जेक्ट, दूसरा चाहिए फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की चर्चा हमने कल के क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रखी है। तो मोटी मोटी बात ये है हमारी कि सब्जेक्ट चाहिए और फाइनाइट वर्ब चाहिए, तो हम जाके सेंटेंस बना लेते हैं। लेकिन सब सेंटेंस में तो और बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे आप पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो उनकी कहानी क्या है, तो एक बार के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ, ताकि मैं आपको एग्जाम्पल से कुछ चीज़ें क्लियर कर पाऊँ। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, रोशन रिप्लाइज, ऐसे लिखते हैं, रोशन गोज टू स्कूल। एक सेंटेंस में ये लिख देता हूँ और दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, सी रिप्लाइज स्लोली। दूसरा सेंटेंस में ये लिख देता हूँ और मैं अब जानने की कोशिश करता हूँ कि इस सेंटेंस में हमने किया क्या। ये वाला तो आपको पता है सब्जेक्ट है। हालांकि मैंने अभी सब्जेक्ट वगैरह पहचानना नहीं सिखाया है, लेकिन मोटा मोटी आप जानिए कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट है।
ये वाला फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि आपको कैसे पता करना वो कल की क्लास में मैंने बताया था। अगर इसको आप पास्ट में लिखना चाहते हैं तो वेंट लिखेंगे। तो कौन सा चेंज हो रहा है, तो जब चेंज हो रहा है यानी कि वो अपने फॉर्म में चेंज कर रहा है, यानी कुछ आपको अलग बताना चाहता है। तो ये वाला हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। फिर ये वाला हमारा सब्जेक्ट और दिस वन इज आवर फाइनाइट वर्ब। अब ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ये है क्या चीज़, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के अलावा भी कुछ चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का होना बहुत जरूरी है। इनके बिना तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा ही नहीं। लेकिन इनके अलावा भी अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, हालांकि ये अदर वर्ड्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम प्लेस, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। सब्जेक्ट हो गया हमारा ये, और ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। इसमें तो कुछ अदर वर्ड नहीं हुए। लेकिन हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि सेंटेंस में अदर वर्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये अदर वर्ड्स है क्या चीज, इनको आप समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब कहानी फिर वहीं से शुरू करते हैं। धीरे धीरे कहानी जैसे आगे बढ़ेगी आपको सारी चीजें फिर से क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत हम फिर वहीं से करते हैं जहां से हमने कहानी को छोड़ा था। जैसे हमारा फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को ऐसे समझिए कि इसे हम हेड ऑफ द, आज क्या हो गया है, हेड ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं। माने अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस का सबसे प्रमुख चीज क्या है, वो है हमारा फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन अपने साथ कैरी कर रहा होता है। ठीक है, तो अब मैं ये बात करता हूँ आपसे, फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या है। तो छोटा सा बात आप समझिए कि सब्जेक्ट जो होगा वो सेंटेंस का, वो तो डूअर होगा, मतलब कि वो करने वाला होगा। अच्छा, ये क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, ये हमको बताएगा उसका वर्ब, मतलब कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, व्हाट एक्शन, तो ये बताएगा कौन, वर्ब हमारा। लेकिन वर्ब की एक खास बात और होती है कि ये अपना इफेक्ट जो है ना वो ट्रांसफर करता है किसी और पर। ठीक है, फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वर्ब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या कहा, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हमने कहा कि सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में डूअर होता है, मतलब वो कोई ना कोई काम कर रहा होता है। ठीक है, अब ये जो काम कर रहा है ये कौन सा काम कर रहा है, ये हमें बताता है वर्ब। क्लियर। अच्छा, वर्ब के साथ एक खास बात क्या होती है कि वर्ब अपना इफेक्ट ट्रांसफर कर पाता है। माने वर्ब का जो प्रभाव होगा वो अपना प्रभाव कहीं और ट्रांसफर करेगा, और जहां वो ट्रांसफर करेगा उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब हमारे कहानी में एक तीसरे सदस्य की एंट्री हो गई, सब्जेक्ट, वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस इफेक्ट को, ये जो इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, ये इफेक्ट जो ट्रांसफर हो रहा है, इस क्वालिटी को, इस क्वालिटी को एक और नाम से हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। ठीक है, मतलब कि वर्ब के अंदर एक क्वालिटी होती है, इस क्वालिटी का नाम हो गया ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है कि वर्ब जो अपना इफेक्ट है वो कहीं और ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ये पूरी सेंटेंस की बात हुई। अब एक एग्जांपल देते हैं और इसे समझाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। जैसे मैं लिखता हूं, ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो है ना ये तो लिखने वाला है, ये तो डूअर है। अगर ये डूअर है तो ये कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो क्या कर रहा है, ये वर्ब हमें बताता है कि लिखने का काम कर रहा है। अच्छा, ये लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, लेटर पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है लेटर पे। तो लेटर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अभी आपको मैं एक बात ध्यान रखें कि अभी मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में समझा रहा हूँ। मैं अभी न तो आपको सब्जेक्ट पहचानने के बारे में बता रहा हूँ, न ही आपको ऑब्जेक्ट पहचानने के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि फाइनाइट वर्ब पहचानना मैंने पहले ही क्लास में सिखा दिया। ऐसा इसलिए सिखाया क्योंकि जब तक हम फाइनाइट वर्ब को नहीं समझेंगे तब तक हम सेंटेंस फॉर्मेशन के आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन में आगे कुछ भी कॉन्सेप्ट समझना होगा उसके लिए हमें फाइनाइट वर्ब सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ एक नए सदस्य की एंट्री हमने करवा दी, उसका नाम है ऑब्जेक्ट। हालांकि अभी ऑब्जेक्ट को साइड में रखिए, अभी जो नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा हमें आगे भी
करनी पड़ेगी, ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है कि सब वर्ब जो है, वर्ब की एक खास गुण है, क्वालिटी है, जो अपना इफेक्ट जो है वो ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। इसी क्वालिटी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे एक खास बात समझिए इस ट्रांजिटिविटी का, कि हमने पिछली क्लासेस में क्या सीखा कि डेरिवेशन से हमने ये सीखा कि नाउन से भी वर्ब बनाया जा सकता है, ठीक है। या हमने ये देखा कि वर्ब से भी नाउन बनाया जा सकता है, या हमने देखा वर्ब से एडजेक्टिव भी बनाए जा सकते हैं। तो इन दोनों केसों में मतलब चाहे आप कैसे भी डेरिवेशन करें, ऐसे केस में अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमने वर्ब से नाउन बना दिया या वर्ब से एडजेक्टिव बना दिया, तो ये ट्रांजिटिविटी यानी वर्ब की जो खास क्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डेरिवेशन से ट्रांजिटिविटी नहीं खत्म होती है, ट्रांजिटिविटी नहीं खत्म होती है। याद रखेंगे इस बात को, नहीं खत्म होती है, ठीक है। मतलब अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट लेने का एक क्वालिटी है, एक गुण है, तो वो डेरिवेशन से भी खत्म नहीं होगा। यानी कि जब भी हम वर्ब लिखेंगे तो उसकी ट्रांजिटिविटी उसके साथ बनी रहेगी। यानी कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि अभी वो एग्जाम्पल कंप्लीटली आपके समझ में नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा सा अंदाजा तो लग ही जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ प्लेइंग फुटबॉल इज माई हॉबी, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया। अब आप देखेंगे क्योंकि ये हमारा फाइनाइट वर्ब है और ये पोर्शन पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या बनता है? नाउन ही बन पाता है। ये बात सारी बातें आगे हम करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्लास में। तो ये प्लेइंग एक नाउन है, ठीक है। अब ये नाउन है, लेकिन फुटबॉल क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस में कहीं ऑब्जेक्ट आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने वर्ब से नाउन तो बना दिया, वर्ब से नाउन प्लेइंग बना दिया, लेकिन ये नाउन बना भी तो क्या अपना ऑब्जेक्ट लेना नहीं छोड़ेगा? सिंपल वही बात है कि ट्रांजिटिविटी डेरिवेशन से खत्म नहीं होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी बात और सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रांजिटिविटी हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन में कुछ खास भूमिका निभाती है क्या? एक मिनट, देखिए हमने कहा ट्रांजिटिविटी 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 तो आप समझ रहे हैं कि वर्ब की वो क्वालिटी जिससे वो अपना इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर देती है, इस क्वालिटी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी के आधार पर हम देखें कि वर्ब के कितने टाइप हो सकते हैं। एक जो अपना इफेक्ट ट्रांसफर कर सकती है उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव, जो अपना इफेक्ट ट्रांसफर कर सकती है, इफेक्ट ट्रांसफर यस, ठीक है। और दूसरा होगा इन माने होता है निगेटिव, इन ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो गया? जो अपना इफेक्ट नहीं ट्रांसफर करेगी। एक तीसरी ग्रुप ऑफ वर्ब होता है जिनको हम बोलते हैं एमबी ट्रांजिटिव। अब एमबी ट्रांजिटिव क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कई बार ट्रांजिटिव की तरह भी यूज किए जा सकते हैं, कई बार वो इंट्रांजिटिव की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। यानी कि वो कई बार इफेक्ट ट्रांसफर भी कर लेंगे और कई बार वो इफेक्ट ट्रांसफर नहीं भी करेंगे। दोनों तरह से लिखेंगे तो सही होगा। अब छोटी सी बात मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो प्योर ट्रांजिटिव वर्ब है उनको हम बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिख सकते, ठीक है। और जो प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, उनको हम ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लिख सकते। लेकिन जो एमबी ट्रांजिटिव वर्ब है उनको बिना ऑब्जेक्ट के भी लिख सकते हैं और विद ऑब्जेक्ट के भी लिख सकते हैं। एक छोटी सी बात थी। एक मिनट, थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं ये कई बार एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और कई बार ये दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ। कई बार वो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, कई बार वो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो जब वो एक ऑब्जेक्ट ले रहे होते हैं तो उनका नाम हम बोलते हैं मोनोट्रांजिटिव। मोनो माने एक होता है और ट्रांजिटिव माने, ठीक है।
और जो 2 लेते हैं उनको हम बोलते हैं डाइट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब में। इंट्रांजिटिव वर्ब में 2 कैटेगरी होती है। एक तो नॉर्मल मतलब सामान्य से वर्ब होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं, लेकिन जो दूसरा होता है वो होता है लिंकिंग। लिंकिंग ये इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, लिंकिंग, ठीक है। इसको आप ध्यान जरूर रखिएगा, कहानी में ये आगे जरूर आएगा, ठीक है। इसकी बड़ी भूमिका है हम जब अंग्रेजी में सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो आपको एक बात ठीक ठीक मायने में समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट कई बार सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की संख्या क्या हो सकती है। हम अगर बोलें आपके कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी हो सकती है, संभावना बताइए। आप कहेंगे कि 0 हो सकती है, कहाँ? इंट्रांजिटिव वर्ब होने से। अच्छा, 1 हो सकती है, कहाँ? मोनोट्रांजिटिव होने से। 2 हो सकती है, कहाँ? डाइट्रांजिटिव होने से। तो आपने देखा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की संख्या 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। यानी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंटेंस में जब हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस में एक तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, दूसरा हो जाएगा हमारा फाइनाइट वर्ब, तीसरा हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट भी 2 तरह के होंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार एक ऑब्जेक्ट आएगा, कई बार 2 ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट की केस में तो यही बात हो गई, लेकिन सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम 2 ऑब्जेक्ट की एंट्री करा दें तो 2 ऑब्जेक्ट में अलग अलग नाम हो जाएगा। एक का नाम हो जाएगा डायरेक्ट और दूसरा का नाम हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो आपको इतना टेंशन अभी नहीं लेना है कि हम कैसे पहचाने। हमने तो अभी आपको सब्जेक्ट पहचानना भी नहीं सिखाया, ठीक है। तो कई बार आपके दिमाग में टेंशन चल रहा होगा कि भैया अब इन्हें हम पहचानेंगे कैसे। कोई बात नहीं, आप केवल समझिए एक सेंटेंस को हम बना कैसे रहे हैं, ठीक है। जब हम ये बात समझ लेंगे अच्छे तरीके से, फिर हम आगे देखेंगे कि हम इनको पहचानेंगे कैसे। ये मेरी जिम्मेवारी है कि आपको मॉड्यूल 2 के ख़त्म होने तक आपको कैसा भी सेंटेंस दिया जाए आप उसको इजीली पहचान लें, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो बस उतना ही समझें जितना मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बस उस पर फोकस करें। अन्यतर की बातों को सोचेंगे तो हो सकता है कि फोकस में जो बात है वो दिखाई न दे, ठीक है। और कई बार यही होता है लर्निंग के साथ कि हम कहीं और सोच रहे होते हैं और हमारे सामने से छोटी-छोटी बातें गुजर जाती हैं। तो हमें वहाँ ध्यान रखना है जहाँ हम आपको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारे कहानी में एंटर कौन-कौन हो गए? सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बातें हमारे कहानी में अब एंट्री हो चुकी हैं। लेकिन एक बात आप देखें, एक बात पर आपका ध्यान गया कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब जो हैं वो इसेंशियल है, मैंडेटरी है। मतलब मैंडेटरी माने इनके बिना काम नहीं होगा, इनके बिना काम नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जितनी भी चीजें सेंटेंस में जुड़ती जाएंगी वो सभी चीजें क्या कहलाएंगी? ऑप्शनल। मतलब इनका होना हो भी सकता है और इनके बिना भी सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब में से कोई एक मिसिंग है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता है, तो सेंटेंस तो बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो सेंटेंस तब भी कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो आपने अभी ये कहानी में 2 और नए सदस्य की एंट्री देख ली। अब थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमने कहा सब्जेक्ट, हमने कहा फाइनाइट वर्ब और हमने कहा ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें हमें दिख गई कि सेंटेंस में ये होते भी हैं। लेकिन क्या मैं एक सेंटेंस ऐसा लिखूं जैसे मैंने लिखा ही पेंटेड द वॉल रेड। मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया। दूसरा सेंटेंस लिखा ही इज अ टीचर। मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया। अब एक काम करते हैं, हम आपको एक बात समझाने की कोशिश करते हैं है क्या चीज़। ये भाई साहब हमारे सब्जेक्ट हैं, ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? लेकिन ये रेड क्या है? रेड क्या है? फिर मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट, ये हमारा फाइनाइट वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये है लिंकिंग वर्ब जिसकी कहानी हम आगे भी बताएंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भैया आपने बताया नहीं कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूँ इस बात पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा वर्ड आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं। इनको समझने के लिए थोड़ा सा और चलते हैं।
मान लीजिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? एकदम आप कहेंगे कि ज़रूर। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें सेंटेंस में देना हो, तो ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। फाइनाइट वर्ब के बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फो देना हो तब भी ऐड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो तब भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो जब हम सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब एक नए सदस्य की एंट्री में करवा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट। अभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट शब्द को समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पूरा करना। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसा एक चित्र बनाया और मैंने ऐसा बनाया, तो आप ये देखेंगे कि इस बड़े वाले फिगर को कंप्लीट करने के लिए छोटे वाले चीज़ चाहिए, तो हम छोटे वाले चीज़ को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। किसका? ये बड़े वाले फिगर का। ठीक उसी तरह सब्जेक्ट के बारे में पूरा जानकारी देने के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरी होती है, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ठीक वही कहानी होती है ऑब्जेक्ट के साथ भी। ऑब्जेक्ट के बारे में जो कहानी मतलब जो ज़रूरी जानकारी दे रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? क्या फाइनाइट वर्ब के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है या कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या हम उसको फाइनाइट वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहेंगे? नहीं, उसके अलग नाम से जानते हैं। उसको हम बोलते हैं एडवर्बियल। एडवर्बियल, ठीक है? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसको हम बोलते हैं एडवर्बियल, ठीक है? तो कुल मिला के हमारे पास कितने कितने सदस्य आ गए? तो अब सेंटेंस हमारा कंप्लीट होने वाला है। लगभग सारे सदस्य की एंट्री हमने करवा रखी है। तो हमने लिखा यहाँ पे सेंटेंस, हमने लिखा यहाँ पे सेंटेंस, ठीक है? अब सेंटेंस में क्या क्या है? तो एक तो है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा है हमारा फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, ठीक है? और तीसरा है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये है हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करने आ रहा है, जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, हम उसको कह देंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्लियर? अच्छा, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? ऑब्जेक्ट यहाँ हम लिख देते हैं, दो तरह के होते हैं। एक हो गया डायरेक्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, ठीक है? अब हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडवर्बियल। एडवर्बियल, ठीक है? आपको नाम से टेंशन नहीं होना चाहिए कि भैया इतना सारी चीजें बता रहे हैं, कैसे दिमाग में जाएगा। आप बस छोटी मोटी कहानी जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें कि सेंटेंस में ये चीजें भी होती हैं, ठीक है? एक एक करके सबके धागे खोल दूंगा मैं, ठीक है? टेंशन काहे लेते हैं? एक एक करके सबके धागे खोलेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में जो कंप्लीट जानकारी दे रहा होता है, हम उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक बात हमें बताइए, क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में होना जरूरी है? इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपका जवाब ये होना चाहिए कि केवल दो ही ऐसी चीजें हैं जिनका होना सेंटेंस में जरूरी है, वो है सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। उसके अलावा जितनी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है, वो सभी की सभी चीजें ऑप्शनल हैं। वो हो भी सकती हैं और वो नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है? आपको समझ में आ गई ये बात? चलिए, मैं आपको एक काम करता हूँ, ठीक है? ओह, चलिए, क्लास को थोड़ा सा मैं सोचा कि और बढ़ाता हूँ, लेकिन नहीं। हमें लगता है कि क्लास हमारा यहीं तक रहना चाहिए। आगे हम लोग एक एक के धागे खोलेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, इस सब पे काम करना है। फिर से एक बार मैं आपको कहानी समझा देता हूँ। हमने क्या कहा कि जब आप वर्ड का ग्रुप बनाएंगे तो तीन चीजें बनेंगी, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। कल की क्लास में ये आपको पता है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो हमें कुछ इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें जो सबसे प्रमुख है वो है सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। इनके बिना तो सेंटेंस बनने से रहा। लेकिन क्या इनसे काम चल जाता है? नहीं चलता। इसके अलावा भी सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो वो क्या चीज़ें होती हैं? तो देखिए, हमने सीखा कि फाइनाइट वर्ब की एक खास क्वालिटी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब कि वर्ब अपना इफेक्ट ट्रांसफर कर देता है किसी और पे, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो अभी ऑब्जेक्ट को साइड में रखेंगे।
पहले हम ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि इफेक्ट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या ये डेरिवेशन यानी कि जब हम वर्ब का नेचर बदल देते हैं, अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बना देते हैं, तो क्या ट्रांजिटिविटी खत्म हो जाती है? नहीं। वर्ब की ट्रांजिटिविटी कभी खत्म नहीं होती है, चाहे वो एडजेक्टिव बन जाए, चाहे वो नाउन बन जाए, तब भी वो अपना ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिविटी के आधार पर हमने वर्ब की कैटेगरी देखी कि ट्रांजिटिव, मान लीजिए कि कुछ ऐसे वर्ब होंगे जो इफेक्ट ट्रांसफर ही नहीं करते होंगे, उनको इनट्रांजिटिव बोलेंगे। जो ट्रांसफर कर देते होंगे, उनको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। अब जब ट्रांसफर करेंगे तो कहीं न कहीं ऑब्जेक्ट पर ही करेंगे, तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सिंगल ऑब्जेक्ट पे अपना इफेक्ट ट्रांसफर करते हैं, उनको मोनोट्रांजिटिव बोलते हैं, और कोई 2 ऑब्जेक्ट पे अपना इफेक्ट ट्रांसफर करता है, उसको डाइट्रांजिटिव बोलते हैं। ठीक है? इनट्रांजिटिव में खास वर्ब पढ़ना होता है जिसका नाम है लिंकिंग वर्ब। ठीक है? इसके अलावा एम्बिट्रांजिटिव भी होते हैं, माने जिनको हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरह के सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब इनका जो कंप्लीट लिस्ट है, जो मैंने शुरुआत में बात करी कि मैं आपको वर्ब की एक लिस्ट दूँगा, वो लिस्ट मैं आपको क्लास में भेज दूँगा, ठीक है? मतलब ग्रुप में आपको डाल दूँगा। उसका करना क्या है कि आपको अपने नोटबुक में उतार लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, ख़ास करके लिंकिंग और इनट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग और नॉर्मल इनट्रांजिटिव वर्ब, इनको लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डाइट्रांजिटिव वर्ब, इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर नहीं जानेंगे फिर आगे सेंटेंस में जब हम फॉर्मेशन का काम कर रहे होंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया उनसे उन्हें लिखें ज़रूर। अब फिर आगे हम बढ़ते हैं। हमने कहा कि ठीक है, ऑब्जेक्ट का तो एंट्री हमने करवा लिया। अब ऑब्जेक्ट कितने तरह के हो सकते हैं? मान लीजिए हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की संख्या 0, 1, 2, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जब 2 वाला केस हो तो क्या उनको अलग-अलग नाम देते हैं? हाँ, नाम देते हैं। एक को डायरेक्ट, एक को इनडायरेक्ट। आपको टेंशन नहीं लेना है कि हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अभी हम पहचानना सिखा ही नहीं रहे। अब हम बात करते हैं कि क्या सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस पूरा हो गया? इसके अलावा सेंटेंस में कुछ और नहीं लिखा होता है? लिखा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया। क्या लिखा होता है? सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा कुछ बातें लिख दी गई गई होगी, फाइनाइट वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें लिख दी गई होगी, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें लिख दी गई होगी। तो सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा बात लिखी गई होगी वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फाइनाइट वर्ब के बारे में जो लिखा होगा उसको एडवर्बियल, और ऑब्जेक्ट के बारे में जो लिखा होगा उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एक और टाइप हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट का जो मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके आएगा उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फाइनाइट वर्ब का एडवर्बियल, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये कुल सदस्य हैं जो मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है? अब हम कल जानेंगे कि इन सारे मतलब ये जो हम एलिमेंट देख रहे हैं, ये सदस्य हमारे पास आ गए, मतलब ये इंग्रेडिएंट मिल गए जिनसे हम सेंटेंस को बनाएँगे, तो आगे हम सीखेंगे कि उनको हम बनाएँ कैसे, ठीक है? आपको एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि हम कैसे पहचानें। अब क्लास के अंतिम दौर में हम लोग हमेशा जो पढ़ते हैं, वो पढ़ लेते हैं। क्या है? उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड। कुछ दिनों से ये बातें बंद थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। ये मुझे रखना चाहिए। आज का रूट वर्ड है ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड माने के पार, या अक्रॉस यानी कि किसी के आर पार। आर पार हम कह सकते हैं, आर पार, या हम कह सकते हैं चेंज फ्रॉम फ्रॉम वन स्टेट टू, स्टेट माने होता है अवस्था, अवस्था, ठीक है? स्टेट टू अदर माने एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब हम चेंज करते हैं, ठीक है? तो क्या हो गया आज लिखने में, ठीक है? तो इसका ट्रांस का मतलब ये तीनों हो सकते हैं। अब हम करते हैं कि एक-एक करके शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द हम देखते हैं। जैसे मैंने लिखा ट्रांस माने आर-पार, और पोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है कैरी माने ढो करके ले जाना, कैरी। तो कोई चीज़ आपको ढो करके, आपको या किसी वस्तु को ढो करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाए तो उसे हम हिंदी में कहते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है? दूसरा वर्ड ले लेते हैं, ठीक है? दूसरा वर्ड में हम लेते हैं ट्रांस। जैसे मैं लिख दूँ ट्रांस, और एक वर्ड लिख देता हूँ फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है शेप। शेप माने आकृति या रूप, ठीक है? और ट्रांस माने आपको पता है चेंज होना। इसका मतलब होता है रूप बदलना, रूप बदलना, ट्रांसफॉर्म कर लेना। जैसे कोई व्यक्ति जिम जाता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, माने अपना रूप बदल लेता है, ठीक है?
अब हम बात करते हैं, एक और वर्ड ले लेते हैं, ट्रांसमिट। मीट, अब मीट माने क्या होता है, सेंड। सेंड माने भेजना, ट्रांस माने आर पार भेजना। कोई चीज आप किसी के आर पार भेज दे रहे हो, इसका मतलब है आप प्रसारित कर रहे हो, प्रसारित करना या भेजना, ठीक है। चौथा वर्ड ले लेते हैं हम लोग, ये है ट्रांस, ट्रांस फिर एक्शन। एक्शन माने क्या होता है, हमारी डूइंग्स, हम जो काम करते हैं, हमारी डूइंग्स यानी कि काम। जब आप आर पार काम करते हो, मतलब कुछ आप काम करते हो, कुछ दूसरे लोग काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लेन देन, लेन देन, ट्रांजैक्शंस, लेन देन। अब अगला वर्ड देखते हैं 5, ट्रांस प्लांट। प्लांट माने क्या होता है, फिक्स करना या लगाना, लगाना। जैसे प्लांटिंग होता है ना, कहीं आप प्लांट कर रहे हैं किसी पौधे को, तो प्लांट फिक्स करना या लगाना, फिक्स करना, ठीक है। ट्रांस माने आप एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लगा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यारोपण। जैसे आप किडनी ट्रांसप्लांट का नाम सुने होंगे, मोहन की किडनी निकालकर सोहन को लगा दी गई, तो इसको हम बोलेंगे किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। कल का होमवर्क आपको पता है ना क्या है, कल का होमवर्क है कि आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली ये करना है कि जो मैं पीडीएफ दूंगा उसको अपने नोटबुक में बस उतार लेना है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर।